हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। चलिए हम शुरू करते हैं आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का बुक जो है वही पढ़ाना है आपको। शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका फर्स्ट जो है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ये जो है वीडियो लेक्चर आपको क्लास 10th के लिए है। और चैप्टर जो है बुक जो नाम है अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र का पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र का पिता है एडम स्मिथ। तो अगर कोई ये पूछे कि अर्थशास्त्र के पिता कौन है, इंग्लिश में कहे तो हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो एडम स्मिथ। अब हम लोग शुरू करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। दिमाग में जो हमारा पहला सवाल आना चाहिए कि सर अर्थशास्त्र क्या है। तो देखिए, अर्थशास्त्र दो शब्द से मिलकर बना है, पहला अर्थ दूसरा शास्त्र। अर्थात अर्थ का मतलब क्या होता है? तो प्यारे साथियों, अर्थ का मतलब होता है धन। शास्त्र का मतलब क्या होता है? पुस्तक। शास्त्र का मतलब क्या है? पुस्तक। अर्थात वैसा पुस्तक जिसमें हम धन का अध्ययन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो चलेंगे, फर्स्ट सवाल है कि अर्थशास्त्र का पिता कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है अर्थ और दूसरा शब्द है शास्त्र। अर्थात जिस शास्त्र में हम लोग धन का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। तो अब चलिए, अब हम चैप्टर का मूल सार आपको बताते हैं। चैप्टर जो है चैप्टर जो है वन में टॉपिक क्या है मेरे प्यारे साथियों? टॉपिक जो है, टॉपिक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था क्या है साथियों? चैप्टर 1 में जो है टॉपिक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। तो हम लोग अर्थशास्त्र समझ लिए थे, अब चलिए हम लोग अर्थव्यवस्था को समझते हैं। अर्थव्यवस्था ऐसा शास्त्र जिसमें वस्तु वस्तु वस्तुओं का मौद्रिक मौद्रिक मूल्य का अध्ययन होता है। चलिए, चैप्टर में टॉपिक जो है हमारी अर्थव्यवस्था। तो हम लोग अब समझते हैं कि सर अर्थव्यवस्था क्या है? वैसा शास्त्र जिसमें वस्तु एवं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य का अध्ययन होता हो। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? जैसे कि हम मार्कर खरीदे हैं, कहीं से ना कहीं से खरीदे हैं, मेरा तो कोई फैक्ट्री है नहीं, तो इसका मूल्य कितना है, ये सब, इसका सेलिंग प्राइस क्या है, उसके बाद में परचेजिंग प्राइस क्या है, यानी खरीदारी क्या है, बिक्री क्या है, इसमें कितना लाभ हुआ, ये सब जो है वस्तु विनिमय, जितना भी वस्तुओं का हम लोग उपभोग करते हैं अपने दैनिक जीवन में, उसका मौद्रिक मूल्य क्या है, कंपनी में कितना मूल्य है, हमारे पास आने के बाद कितना मूल्य है, ये सब जो है आपको अर्थव्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने को मिलती है। लिखा गया अर्थव्यवस्था वैसा शास्त्र जिसमें वस्तु एवं वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य का अध्ययन होता है। यानी इसका मौद्रिक मूल्य कटगिनवा चौक पर 30 रुपया है। तो हम लोग अर्थव्यवस्था में यह जान पाएंगे कि इसका जो है खुदरा दर जो है 30 रुपया है, लेकिन फैक्ट्री में दर समान नहीं होगा। फैक्ट्री में कम दर का होगा, इसमें जीएसटी भी लगा है, सेल टैक्स भी लगा है। इस सब जो हम लोग किस में पढ़ेंगे मेरे साथियों? तो अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे। अब चलते हैं, इसी कड़ी में अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग क्या समझेंगे? अर्थव्यवस्था का प्रकार प्रकार
अर्थव्यवस्था जो है तीन प्रकार की होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, दो में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तीन में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो चलिए हम देखते हैं अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो अर्थव्यवस्था तीन प्रकार के होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तब हम लोग समझेंगे कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें देश के अंदर, किसी देश के अंदर उत्पादित सभी संसाधनों पर केवल सरकार का अधिकार हो, वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें किसी देश के अंदर उत्पादित संसाधनों पर केवल सरकार का अधिकार हो, उसे हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि रूस और चीन, इन दोनों देश के अंदर समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी देश में जितना भी संसाधन है उसके ऊपर कंट्रोल किसका है सर? तो सरकार का है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देश के अंदर जितने भी संसाधन है, उन सभी देश के अंदर जितने भी संसाधन है उस सभी का स्वामित्व यानी राइट्स किसके पास रहती है? तो सरकार के पास रहती है। अब उसी कड़ी में हम लोग समझेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल पूंजीपति वर्गों का अधिकार होता है। वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि देश में जितने भी संसाधन है, रेल है, खनिज है, जितने भी निकल रहे हैं, उन सब पर केवल पूंजीपति व्यक्तियों का अधिकार होता है। जैसे जो है पूंजीपति अर्थव्यवस्था वाले देश जो है अमेरिका है, ब्रिटेन है। साथ ही हमने मात्र केवल दो देशों का यूज किया है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था होता है जिसमें जितने भी देश के अंदर उत्पादित संसाधन है उस पर केवल अधिकार जो होता है पूंजीपति वर्गों का होता है। वहां पे सरकार की ज्यादा रोल नहीं होती है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में जितने भी देश के अंदर संसाधन है उसमें जो है सर्वाधिक क्या पूरा संसाधनों का अधिकार केवल सरकार का ही होता है। उसमें प्राइवेट व्यक्ति का कोई अपना राइट्स नहीं होता है। वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पुनः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें जो है उत्पादित संसाधनों पर केवल पूंजीपति वर्गों का अधिकार होता है, उसे हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। तीसरा जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था, वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और पूंजीपति जैसे भारत। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर सरकार का भी अधिकार होता है और पूंजीपति वर्गों का भी अधिकार होता है। वैसे अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे अब हम देखते हैं अपने प्यारे देश भारत को ही, तो भारत जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यहाँ पे सरकार का भी सिस्टम है और प्राइवेट वाला का भी सिस्टम है। सरकारी विद्यालय भी है, प्राइवेट विद्यालय भी है, सरकारी हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है। तो चलिए हम लोग एक बार तीनों के एक साथ समझ लेते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल सरकार का अधिकार हो। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल पूंजीपति वर्गों का अधिकार हो। मिश्रित अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादित संसाधनों पर केवल न सरकार का अधिकार हो न केवल पूंजीपति वर्गों का अधिकार हो, बल्कि दोनों का अधिकार हो। ऐसे अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप
समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लीजिएगा। हमको पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अब इसी कड़ी में हम लोग आगे आगे जो है प्यारे बच्चों समझते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र क्या जी, प्राथमिक क्षेत्र। नेक्स्ट जो है द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र। थर्ड जो है तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। इंग्लिश में बोले प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो हम लोग समझते हैं प्राथमिक क्षेत्र क्या है। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि से रिलेटेड है। कृषि, जैसे कृषि में आ गया पशुपालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, पालन इत्यादि। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा कि प्राथमिक कृषि क्षेत्र किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इस सेक्टर में जो है मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन अर्थ जो है, पैसा जो है कम आता है। और हमको प्राथमिक क्षेत्र जो है इसके बिना जीवन यापन करना मुश्किल है, मुश्किल है। अगर हम देखें एक आम का जो हम लोग रस पीते हैं माजा, वो जो है बनता तो फैक्ट्री में है, लेकिन उसके लिए कच्चे माल कहाँ से आते हैं, तो प्राथमिक क्षेत्र से आते हैं, कृषि से ही आते हैं। तो सबसे भारत के सबसे सबसे अधिक आबादी जो है किस पर निर्भर है, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। सब कोई कृषि ही करता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्यारे साथियों, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें जो है उद्योग शामिल है। जिस तरह ये जो हम लोग मार्कर यूज करें, कहीं ना कहीं किसी ना किसी उद्योग में बना होगा, तो ये जो हो गया औद्योगिक क्षेत्र का वस्तु हो गया। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट आती है, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, टीचर, टीचर छोड़िए, शिक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य। देखिए तृतीय क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। इसमें आता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब किसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। इसमें जो भी आते हैं, जैसे एक शिक्षक हो गए तो अपने सेवा देते हैं, न कि किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, न ही खेती करते हैं। जैसे हम भी हैं, एक टर्शियरी सेक्टर के, तृतीय क्षेत्र के, क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आपको सेवा दे रहे हैं, न कि हम आपको किसी वस्तु को बनाकर दे रहे हैं, कोई खेती करके आपको दे रहे हैं, खेती करके अनाज उत्पादन करके तो नहीं दे रहे हैं। तो हम टर्शियरी सेक्टर में है। अगर आपके पिताजी कोई कारखाना खुले हुए हैं, उद्योग खुले हुए हैं, तो हो गए द्वितीय क्षेत्र के। अगर आपके पिताजी किसान है तो हो गया प्राथमिक क्षेत्र। एक बार और आइए हम लोग ध्यान से समझते हैं। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें शामिल होते हैं कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन। यानी पशुपालन भी क्या है, कृषि है। पशुपालन जैसे दुधारू जानवरों को गांव में जो पाला जाता है दूध के लिए, व्यापार के लिए, तो पशुपालन। मत्स्य पालन, लोग मछली पालन भी करते हैं, मछलियों को बेच के पैसा अर्निंग करते हैं। द्वितीय क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग आते हैं। जैसे कोई डॉक्टर जो है अपना दावा लिखता है, फीस लेता है, अपना पढ़ाई का फीस लेता है, सेवा, आपका सेवा करता है, सर्विस करता है, न कि आपका आपके लिए कोई प्रोडक्ट उत्पादन करता है, नहीं आप नहीं वो खेती करता है, नहीं कोई प्रोडक्ट बनाता है।
बस आपका देखकर आपका इलाज करने के लिए दवा लिख देता है, वार्निंग कर लेता है। इसी हम लोग तो इसलिए डॉक्टर भी क्या हुए, सेवा क्षेत्र से होकर। तो चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसे हम द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं और तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। बताएंगे औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं, कृषि को क्या कहते हैं। कृषि जो है कौन सा सेक्टर में है, प्राथमिक क्षेत्र में है कि द्वितीय क्षेत्र में है कि तृतीय क्षेत्र में है। क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए हम फिर से रिपीट करते हैं, कृषि किस में है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र। उद्योग किस में है, प्राथमिक क्षेत्र की द्वितीय क्षेत्र की तृतीय क्षेत्र। थर्ड क्वेश्चन है सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को या तृतीय क्षेत्र को। ओके, अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं आगे। आगे जो है हम लोग शुरू करते हैं योजना आयोग। योजना आयोग इसी चैप्टर में है जो है। योजना आयोग का गठन कब हुई थी, तो 15 मार्च 1950 में। योजना आयोग क्या क्यों बनाया गया, सरकार ने सोचा कि प्रत्येक 5 साल के लिए हम अपने एक देश को विकास करने के लिए टारगेट लेते हैं। योजना आयोग का जो गठन 15 मार्च 1950 को किया गया, सरकार ने सोचा कि हम 5 साल में कितना काम करेंगे, हम इसकी योजना बनाते हैं। जैसे 5 साल के लिए किसी ने कहा गरीबी हटाओ, हम 5 साल में गरीबी भारत से हटा देंगे। फिर किसी ने सोचा कि 5 साल के लिए हम बनाते हैं कि भूखमरी से हटा देंगे, भूखमरी नहीं रहेगा। 5 साल में हम लोग मलेरिया नामक बीमारी जो फैल रही है इसको दूर कर देंगे, फिर अब मलेरिया बीमारी नहीं भारत में आएगी। इसी के लिए योजना आयोग की स्थापना हुई, ताकि प्रत्येक 5 साल में देश के लिए कितना रोड बनाना है, कितना अस्पताल बनाना है, इसका जो है डिसाइड किया जा सके। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1925 को। इसी को मोदी जी ने नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया, नीति आयोग। और जो है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। और अभी के पीरियड में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। और नीति आयोग मोदी जी ने रखा है 2014 में, सॉरी 2015 में। और जो है अभी के पीरियड में अगर चलिए आपसे पूछते हैं कि अभी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और योजना आयोग का अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष योजना आयोग के कौन थे, ये भी बताएंगे। क्वेश्चन सुन लीजिए, योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और अभी जो है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, आप लोग आंसर देंगे। ओके, चलिए हम लोग समझते हैं सतत विकास। सतत विकास क्या है, इसी का टॉपिक है सतत विकास। ऐसा विकास जो लगातार होता रहे, जिसमें यह भी देखा जाए कि जो हम लोग कंजप्शन करते हैं, जिस चीजों का वस्तुओं का उपभोग करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल, ये सब जो है अनवीकरणीय संसाधन है, कहीं ना कहीं एक दिन समाप्त हो जाएगी। तो सतत विकास आया क्यों, सतत विकास का मेन उद्देश्य था कि हम लोग देश का विकास वैसा ना करें कि आज तो हमें खूब पानी मिल रही है, आज तो हमें पेट्रोल खूब मिल रही है, 100 साल बाद पूरा खत्म हो जाए, वैसा नहीं। सतत विकास का मेन तात्पर्य था कि ऐसा विकास जो लगातार होता रहे और आने वाले भविष्य के लिए भी, आने वाले हमारे पीढ़ी के लिए भी इसकी उपलब्धता बना रहे, वैसे विकास करना ही क्या कहलाता है, सतत विकास। जैसे सरकार ने कहा जल जीवन हरियाली, हरियाली काहे उज्जवल बनाई, कह रही है कि जल को आप सेव कीजिए, पेड़ लगाइए, ताकि आने वाले दिन में भी ऑक्सीजन लेवल अच्छा हो, आपका जो है पीने के लिए पानी हमेशा के लिए उपलब्ध रहे, इसीलिए सरकार करे। तो ये किसमें आ गया, सतत विकास में। अब चलते हैं हम लोग समझते हैं दूसरा, तो इसी में पॉइंट नंबर से ये है कि आय क्या है, व्हाट इज इनकम। व्हाट इज इनकम, आय क्या है। तो आय के बारे में हम समझिए, कोई आदमी शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करके जो
धन अर्जित करता है उसका वह आय कहलाता है। जैसे आपके पिताजी कुछ भी करे, रेडी लगाए, लेबर का काम करे, या हम भी है जैसे पढ़ा रहे हैं तो कोई ना कोई काम कर रहे हैं, अवश्य कर रहे हैं, तो काम के बदले तो पैसा मिलता है, अवश्य मिलता है। तो जो मिलता है, काम के बदले जो पैसा मिलता है वही क्या कहलाता है, आय कहलाता है। एक किसान का आय उसके खेती करने से आती है, एक मजदूर की आय उसके मजदूरी करने से आती है, एक शिक्षक की आय उसे पढ़ाने से आती है, एक डॉक्टर की आय उसे इलाज करने से आती है। जब डॉक्टर इलाज करता है तो आप कुछ ना कुछ उसे पैसे देते हैं, वही क्या कहलाता है, आय कहलाता है। आय का अर्थ हुआ कि हम या शारीरिक या मानसिक रूप से कार्य करें और उस कार्य के बदले जो हमें धन प्राप्त हो उसे हम क्या कहते हैं, आय कहते हैं। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारा बैच जो है ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। ऑफलाइन में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसके बदले कुछ ना कुछ 200 300 250 जो भी रहता है मेरा फी देते हैं, तो वही मेरा क्या हो गया, प्यारे विद्यार्थी, तो मेरा आय हो गया। अर्थात किसी काम के करने के बाद जो उस काम के बदले में धन प्राप्त होती है उसे हम लोग आय कहते हैं। चलिए अब हम समझते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय इंग्लिश में जो है राष्ट्रीय आय को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या होता है, एक वर्ष के अवधि में, एक वर्ष के अवधि में देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, चलिए हम लोग शुरू करते हैं, समझते हैं इस बात को। क्या लिखे राष्ट्रीय आय, एक वर्ष की अवधि में यानी एक साल के अंदर, एक साल के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, अमेरिका हो, चाइना हो, उसके अंदर एक साल में जितना भी वस्तुओं के उत्पादन हुए, जितना भी डॉक्टर टीचर सेवाओं से अर्जित किया, उस सब का मेन वैल्यू जो होती है वही क्या कहलाती है, राष्ट्र, उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाती है। यानी एक किसी देश के अंदर एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी एक साल के अंदर जितने भी देश में वस्तु का उत्पादन हुआ है, सेवा का उत्पादन हुआ है, उसका मौद्रिक मूल्य यानी पैसा में जो वैल्यू आया है, उसी के पूरा योग को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अर्थात अगर लिखने के लिए कहा जाता है तो किसी देश के अंदर एक वर्ष के अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है टॉपिक है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय इंग्लिश में है जो, हम इसे क्या कहते हैं, पर कैपिटल इनकम कहते हैं। चलिए हम देखते हैं।
राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या की देश की कुल जनसंख्या। देखिए, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? किसी देश के कुल आय को उसके जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय का जो फॉर्मूला होता है राष्ट्रीय आय बांटा देश की कुल जनसंख्या। मान लेते हैं किसी देश में अगर 1000 लोग, टोटल जो है देश का जो है 1000 रुपया आय हो, मतलब टोटल उसके देश में 1000 का आमदनी हुआ हो और उस देश में 100 लोग हैं। कितना लोग हो? 100। तो कट गया ये, कितना हुआ? 10। यानी उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितना निकल के आई? 10। यानी राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे मान के चले थे कि कोई देश है जिसके पास कुल धन जो है 1000 है, उसमें कुल जनसंख्या जो है 100 है, तो इसमें भाग दिए तो हमको कितना मिला? 10। यानी उस देश के प्रति व्यक्ति आय कितना हो गया? 10। यानी अगर हम लोग डिफाइन करें प्रति व्यक्ति आय तो किसी देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर, सॉरी, राष्ट्रीय आय के 1 मिनट, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। सॉरी, मिस्टेक हो गया था, प्लीज फिर से रिपीट कर देना। राष्ट्रीय आय जो है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे जो है, मानते हैं कि किसी देश है, कोई देश है जिसके पास कुल 1000 रुपया है और इसमें देश में रहने वाले लोगों की संख्या जो है 100 है, तो अगर भाग देंगे तो कितना आएगा? 10। तो 10 उस देश की क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय हो गया। अब चलते हैं इसमें आगे के क्या टॉपिक है देखते हैं। आगे का जो टॉपिक है एटीएम, कि व्हाट इज एटीएम, एटीएम क्या है? तो प्यारे साथियों, एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ट्रेलर मशीन। एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम जो है एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिससे कि हम लोग पैसा डाल भी सकते हैं, पैसा निकाल भी सकते हैं। प्रायः सभी प्रकार के बैंक अपने ग्राहकों को क्या देती है? एटीएम की सुविधा देती है जिससे कि वो पैसा डाल भी ले और पैसा निकाल ले भी। एटीएम जो है एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जिसका प्रयोग पैसा डालने और पैसा निकालने के लिए किया जाता है। तो अगर हमको लिखना होगा तो एटीएम क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है जिसका प्रयोग पैसा डालने और निकालने के लिए किया जाता है। यह एक प्लास्टिक का कार्ड होता है जो कि सभी बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। तो प्यारे साथियों, अब हम लोग इसी में आगे बढ़ते हैं। आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना क्या है? आधारिक संरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर। देखिए, आधारिक संरचना क्या है? देश की उन मूलभूत सुविधाओं से है जिसके बिना जीवन यापन कल्पना ही नहीं किया जा सकता हो। जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, देखे तो सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबको चाहिए, सबके लिए चाहिए। चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। अगर अमीर हो तो उसके पास घर है तो पानी चाहिए ही चाहिए, उसके लिए भी चलने के लिए रोड चाहिए ही चाहिए, उसको भी बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए ही नहीं चाहिए, बिजली चाहिए ही चाहिए। तो इसीलिए आधारिक संरचना जो है देश के उन मूलभूत सुविधाओं से तत्पर है जि, जिसके बिना जीवन यापन करना लगभग असंभव हो जाता है। यानी उसके बिना जीवन यापन हम नहीं
किया जा सकता है, जैसे सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा। और बताइए, कोई शिक्षित ही ना रहे, कैसे भी भाषा का प्रयोग करेगा? किसी को बीमार हुआ तो कहाँ जाता है? हॉस्पिटल जाता है। तो हॉस्पिटल क्या हो गया? आधारिक संरचना हो गया। हम लोग रोड पर बाइक चलाते हैं, वो क्या, रोड भी क्या हो गया? आधारिक संरचना हो गया। अब जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इससे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आंसर कराएंगे। चलिए, अब मिलकर बताइएगा कल कमेंट में कि आपका क्लास कैसा लगा। फर्स्ट क्लास था, जो लॉन्ग क्लास था। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी पढ़ाए होंगे आपको अच्छा लगा होगा। आपको इससे बेस्ट जो है देने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब मैं अब कुछ अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम मनीष हुआ। हम जो है श्री रामपुर से बिलोंग करते हैं, और मेरा एक संस्था जो है कटगिनवा चौक में चलती है, मनीष इंग्लिश क्लासेस के नाम पर। ये जो है यूट्यूब से भी पढ़ाने का शुरुआत किया हूँ, जिसका नाम है रूपा ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे आपको मेरे द्वारा एसएसटी और इंग्लिश पढ़ाया जाएगा। मेरे पार्टनर लोग के द्वारा आपको हिंदी, संस्कृत और मैथ साइंस भी पढ़ाया जाएगा। तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी चैनल पर आपके सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। अब कल जो है हम आपको वीडियो में क्वेश्चन आंसर करा के डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।